सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो बेटा? उम्मीद करती हूँ बाबू आप लोग ठीक होंगे, अपने बोर्ड की तैयारी में लगे होंगे। और आपका पहला पेपर हिंदी भी है और कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है, आपकी मातृभाषा है, आपको इसकी जानकारी अधिक है, आप इस पर कम समय देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि अभी 100 नंबर का है ना। हिंदी में अगर आप डगमगाए तो सब में डगमगा जाएगा, आपका साल पूरा खराब हो जाएगा। भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो हम इधर उधर की बातें ना करके सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। हमने पिछले 2 मॉडल पेपर में आपको बता दिया है कि आप परीक्षा हॉल में कितने घंटे पहले आएंगे, यानी 1 घंटे पहले आएंगे पहले दिन, और अपना सब कुछ रूम वगैरह देख लेंगे। आप 15 मिनट पेपर पढ़ेंगे ध्यान से, बाद में ऑप्शनल प्रश्नों के चारों ऑप्शन पढ़ के तब उत्तर देंगे बढ़िया से। और 10 में तो OMR शीट भरना है, आपको नहीं भरना है। तो आप कैसे देंगे? रुकिए, अब हम वहाँ से पहले पढ़ना शुरू कर देते हैं, सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आपका पहला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके लेखक तो सदल मिश्र जी हैं, लेकिन आप कैसे लिखेंगे? जैसे प्रश्नोत्तर नंबर 1 खंड का प्रश्न, मतलब प्रश्नोत्तर नंबर का डाल के उसका उत्तर में लिखेंगे नासिकेतोपाख्यान के लेखक सदल मिश्र है। तो सदल मिश्र के नीचे आप हाईलाइट कर देंगे या इसको काली पेन से कर देंगे। ऐसे पूरे वाक्य में उत्तर होना चाहिए आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्र के संपादक हैं? तो इसके संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी, जो कि भारतेंदु युग के हैं, और यह पत्रिका कानपुर से प्रकाशित होती थी। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे? ब्राह्मण पत्र के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ठीक, आवारा मसीहा के लेखक हैं? इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। आप क्या लिखेंगे उत्तर में? आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। कलम का सिपाही गद्य विधा की दृष्टि से है, यह है जीवनी। मतलब मुझे आ रहा है इसलिए मैं एक एक ऑप्शन पढ़ रही हूँ, और आपके समय की बचत के लिए भी। लेकिन आप चारों पढ़ लेंगे, अगर आता होगा तभी बस एक देखेंगे। ठीक है, तरीका यही कि आप चारों ऑप्शन पढ़कर तब उत्तर निकालिए, और प्रश्न एकदम ध्यान से पढ़ेंगे। कलम का सिपाही गद्य विधा की दृष्टि से क्या है? जीवनी है। किसकी जीवनी है ये? मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, जो उन्हीं के पुत्र अमृत राय के द्वारा लिखी गई है। पथ के साथी के रचयिता हैं महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? भट्ट केदार की। निम्नलिखित में से द्विवेदी युग की रचना है प्रिय प्रवास, जो खड़ी हिंदी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है। बाकी कामायनी, दीपशिखा, ग्राम्य, ये सब छायावादी रचनाएं हैं। ठीक है, राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है किसको? मैथिली शरण गुप्त जी को। जब इन्होंने भारत भारती रचना की तब इनको क्या कहा गया? राष्ट्र कवि कहा गया। ये ऑप्शन आप लगा लेंगे बेटा, ये यहाँ पे ऐसे चिन्ह। सबका सी सही है क्या इसमें? लगभग बी, और इसका सी। हमारा मशहूर विष्णु प्रभाकर, कलम का सिपाही जीवनी है, इसका ये सही है। पथ के साथी के रचयिता महादेवी वर्मा तीसरा सही है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार तीसरा सही है। और निम्नलिखित द्विवेदी युग की रचना है परिप्रवास, तीसरा सही है। राष्ट्र कवि का सम्मान मिला है मैथिली शरण गुप्त जी को भारत भारती रचना के बाद। 1912 में इन्होंने भारत भारती को लिखा था। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943। अब देखिए, थोड़ा सा इसको हम पहले ऊपर कर लें बेटा, तब देखेंगे। और तार सप्तक, इसके संपादक कौन है? अज्ञे जी हैं। इसका संपादन 4 बार हुआ था, 1943 में, 51 में, 59 में, और फिर 20 साल बाद 79 में। ठीक है, तो तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1943 में, और इसका संपादक कौन है? अज्ञे जी थे। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी 1936 में। कहाँ हुई थी? लखनऊ में। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी की अध्यक्षता में हुई थी। आगे हम देख लेते हैं, गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नस्तर तेज था, चुभन गहरी थी, पर मदर का कलेजा उससे छूता रहा। बोली हिटलर बुरा था, उसने लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूब कर कहा कि जैसे मैं उनसे उनसे उसकी लड़की को छीन रहा था, और उन्होंने पहले ही दांव में मुझे चारों खाने दे मारा। मदर चली गई, मैं सोचता रहा, मनुष्य के बीच मनुष्य ने ही कितनी दीवारें खड़ी की हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी ही मनहूस, कितनी ही नगण्य, कितनी अजीब। अब देखिए, आपको इसका उत्तर देना है। ये गद्यांश, आप प्रश्न पढ़ते हैं पहले। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। तो पाठ का नाम क्या है? रॉबर्ट नर्सिंग होम में। लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक, रेखांकित अंश की व्याख्या, आपको जो जिसके नीचे लाइन खींची गई वो रेखांकित है, उसी की आपको व्याख्या करनी है। आप क्या लिखेंगे
कि लेखक ने हिटलर की प्रशंसा की थी। हिटलर जर्मनी का था ना। लेखक ने हिटलर की प्रशंसा की थी, तब मदर टेरेसा ने कहा कि नहीं नहीं, हिटलर बहुत बुरा था। उसने ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें कई देश बर्बाद हो गए, और उसकी लड़ाई मतलब जो उसके युद्ध में इसका भी जो इस लड़की उसके साथ थी, इसमें 3 कैरेक्टर है ना, तो कह रही हैं कि इस लड़की का भी घर ढह गया और मेरा भी। तो यही, और इसी में उन्होंने क्या किया, इतना कहा, और लेखक जो बड़ाई कर रहा था बहुत हिटलर की, बहुत अच्छा शासक था, क्या था जो भी मतलब, तो उसने मदर टेरेसा की इन्हीं बातों ने क्या किया, लेखक को एकदम चित कर दिया। कहने का मतलब उनकी हर बात का उत्तर इसी एक वाक्य में उन्होंने दे दिया। तो अगला है, उस नव युवती मदर टेरेसा के विगत जीवन की समानता। विगत मीन्स बीता हुआ, जो पिछले जीवन में उन्होंने क्या समानता हुई, तो पिछले जीवन को उनकी समानता यही थी कि हिटलर के युद्ध के द्वारा इस लड़की का भी घर ध्वस्त हो गया और मेरा भी ध्वस्त हो गया। तो दोनों के जीवन में एक ही समानता यही आई। मदर के चले जाने पर लेखक ने क्या सोचा। मदर के चले जाने पर लेखक ने सोचा कि मनुष्य ही मनुष्य के बीच अनेक दीवार खींच रहा है ना। मनुष्य ही मनुष्य के बीच की दूरियां वैमनस्यता बढ़ा रहा है। लेखक ने कितनी दीवारों का उल्लेख किया है, बहुत सी दीवारों का उन्होंने। अब देखिए इसी में क्या लिखा है, ऊंची दीवार, मजबूत फौलादी दीवार, भूगोल की दीवार, वो जाति वर्ग की दीवार, कितनी मनहूस है, कितनी नगण्य, कितनी अजय, यानी बहुत सी दीवार, जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, अमीरी गरीबी, बहुत सी दीवारें मनुष्य मनुष्य के बीच में खड़ी हो गई हैं। उसी का उल्लेख लेखक ने यहाँ पर किया है। अब हम अगला देखते हैं बेटा। अगला आपका है, हाँ, अगला है यहाँ पे, थोड़ा सा और बड़ा कर लें। मैं नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा एवं विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। ये बेटा आपका उस पाठ से है, हम और हमारा आदर्श, है ना, जो एपीजे अब्दुल कलाम जी का पाठ है, उसी से है। तो लेखक ने समृद्धि और आध्यात्म को आपस में विरोधी क्यों नहीं माना है। क्यों नहीं माना है, क्योंकि लेखक का ये कहना है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और जीवन जीने के लिए आवश्यक भी हैं, है ना। आपका जो भी वैज्ञानिक उपकरण, जो भी वैज्ञानिक युग है, ये सब आध्यात्म से अटैच है। बताने लगूंगी तो बेटा टाइम बहुत लग जाएगा। पहले लोग कहते थे ना कि पीपल जो है देव वृक्ष है, ये आध्यात्मिक कारण है, लेकिन वैज्ञानिक कारण में क्या निकला, उससे सबसे अधिक ऑक्सीजन रिप्रोड्यूस होता है, निकलता है। तो दोनों एक दूसरे से मिले ना। पहले हमारे वेद पुराणों में पुष्पक विमान था, तो आज वायुयान बना है। कहने का मतलब आप जो भी ढूंढेंगे आधुनिकता में सकारात्मक चीज़ें, अच्छी चीज़ें, वो आपको हमारे आध्यात्मिक धर्म ग्रंथों में मिलेगा। ठीक, इसलिए लेखक ने कहा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। समृद्धि से हमें क्या लाभ होता है। अभी ऊपर लेखक ने लिखा है, समृद्धि हमारे लिए सुरक्षा और विश्वास लाती है। हम संपन्न हैं, अमीर हैं, हर चीज़ में धनाढ्य हैं, संपन्न हैं, तो लोग हमारा विश्वास करेंगे, हमारी संपन्नता बढ़ेगी, हमारी सुरक्षा बढ़ेगी। प्रकृति का कोई काम पूर्ण मनोयोग से होता है, इसका क्या आशय है। तो प्रकृति का प्रत्येक कार्य मनोयोग से होता है। जैसे उपवन में हर मौसम में अलग अलग फूल खिलते हैं, तथा आकाश में सुंदर मंडल दिखाई देता है। देखिए प्रकृति, ऐसा नहीं है कि आप ठंडी की जो फसलें हैं जैसे गेहूँ आप बरसात में बना देंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा। जो जिस मौसम का है उसी मौसम में पूर्णतः फलेगा फूलेगा। हाँ, ग्रीन हाउस प्रभाव अलग चीज़ है, लेकिन जैसे जो प्रकृति की चीज़ें जो प्रकृति संरक्षण में होंगी, जो विज्ञान से परे होगा, वो प्रकृति के संरक्षण में अपने मौसम के अनुकूल होगा, है ना। कुछ फूल ठंडी में खिलते हैं, कुछ फूल गर्मी में खिलते हैं, कुछ फसलें ठंडी, कुछ फसलें गर्मी, कुछ बरसात की। तो इस तरह से उन्होंने कहा है। आगे क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश नीचे थोड़ा सा ही है, मौसम यहाँ से है। मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी। तो कब क्या कहना चाह रहा है कि प्रकृति का कोई भी कार्य आधा अधूरा नहीं रहता है, वो अपने हर कार्य को पूर्ण मन से करती है, क्योंकि मौसम के अनुसार ही फूल खिलते हैं जो मन को आनंदित करते हैं। और यदि हम ऊपर की तरफ देखते हैं ब्रह्मांड में, अनंत आसमान में, तो वह दूर तक फैला हुआ है, जो बड़ा ही सुंदर और रमणीय है, और जो हर जगह समान रूप से दिखाई देता है, लगभग लगभग। ठीक, यही हो गया आपका। अगला है पाठ का शीर्षक और लेखक। तो पाठ का शीर्षक है हम और हमारा आदर्श, और लेखक का नाम है
भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम। इनका पूरा क्या नाम था? अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। इनके बाबा और इनके पिताजी का नाम जोड़ के होता है दक्षिण भारत में। पद्यांश अब आ गया। पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहाँ मनुने नवधरणी बीज बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता हूँ असहाय। यह कामायनी का एक अंश है। और प्रस्तुत पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम। तो पाठ का नाम है श्रद्धा मनु और कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद, जो कामायनी के रचयिता हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें रेखांकित है, कौन हो तुम बसंत के दूत बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। तो जब उस अकेले में, उस निर्जन वन में, उस हिमालय पर्वत की एक चोटी पर जब एकदम दीनहीन असहाय बैठे हुए मनु थे, उनके पास जब श्रद्धा आती हैं तो उनसे प्रश्न करते हैं कि आप इस नीरस, इस अकेले में, इस मेरे पतझड़ रूपी जीवन में तुम बसंत के संदेश वाहक कोकिला की तरह से कौन हो, जो बहुत ही सुकुमार हो, कोमल हो, तुम कौन हो मेरे जीवन में, जो घन तिमिर चपला की रेख, जो घनघोर अंधकार में बिजली की रेखा की तरह चमक रही हो और अत्यधिक उष्णता में एक शीतल मंद हवा के झोंके की तरह से हो, जो मन को शीतलता प्रदान कर रही है। इसमें बाबू श्रृंगार रस भी है। इस पद में कौन किसके विषय में कह रहा है? इस पद्यांश में मन श्रद्धा से पूछ रहे हैं। एक उल्का सा जलता भ्रांत में कौन सा, तो सा मिल गया ना, सा सी से समसरी समान, जहाँ देखे तहाँ उपमा जान, यहाँ उपमा अलंकार हो गया। घन तिपिर में चपला की रेख अंश का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे इस दुख भरे जीवन में तुम सुख की किरण बनकर कौन आ गई हो, है ना। इस घनघोर अंधकार में बिजली की रेखा की तरह से तुम कौन हो जो चमक रही हो। आगे हम बढ़ाएंगे थोड़ा सा, आगे है, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लें। चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की जरूरत न रही विचर, लोपाले उठी चढ़ा लंगर मंद मंद मंथर मंथर लघु तरुण हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। आपको ऑफलाइन पढ़ाया गया है सर, नौका विहार का है ये सुप्रकृत के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित है। तो पाठ, पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम। तो पद्यांश का पाठ क्या है? नौका विहार है पाठ का नाम। और कवि का नाम क्या है? प्रकृत के सुकुमार कवि मैथिली वो सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जिनका मूल नाम क्या है? गुसाई दत्त है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हम क्या करेंगे? इसकी व्याख्या हम क्या लिखेंगे कि कहाँ गया, निश्चल जल के निस्तब्ध शांत, जब हमारी नाव चली रात के समय, जब हम नाव लेकर चले उस समय जल बिल्कुल शांत था, एकदम पवित्र था, वह दर्पण की तरह स्वच्छ था। और बगल में जो रेत थी उस पर जो चंद्रमा की परछाई पड़ रही थी, वह गंगा जी के किनारे की और उसकी सुंदरता को दुगना कर दे रहा था, है ना। यही हुआ इसका। कभी कब क्या लेकर कैसे चला? तो कभी क्या लेकर चला? कभी क्या लेकर चला? नाव को लेकर चला। कैसे चला? शीघ्रता से चला। और कब चला? चांदनी रात के प्रथम प्रहर में कवि ने अपनी नाव को लेकर शीघ्रता से आगे बढ़ा। क्या चीजें उठी और नौका किस भांति चलने लगी? उस नौका की पालें हमने उठा दी और वह नौका हंसनी की तरह अपने पालों को, अब पाल रूपी पंखों को धीरे धीरे फैलाते हुए जल में आगे बढ़ने लगी। नौका किसके पंख खोल किसके समान चल रही थी? तो नौका अपने पाल रूपी पंख को खोलकर हंसनी के समान जल में चल रही थी, है ना। ये क्या है देखो, लघुतरणी हंसनी सी सुंदर तिर रही खोल पालों के पर। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक के जीवन परिचय देते हुए महत्वपूर्ण रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो अग्रवाल जी हैं, शंकर परसाई हैं, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। हमने आपको ऑफलाइन में बताया था, ऑनलाइन में भी फिर से कह रही हूँ। आगे से जो गद्यांश है उसमें से 4 लेखक का, पद्यांश से 4 कवियों का आप पढ़ लेंगे तो उसमें से कोई ना कोई अवश्य फंसेगा जीवन परिचय। वैसे आपकी इस क्लास में लगभग 9-10 का ही सब, 11 का ही सब रिवीजन हुआ है कवियों का, क्योंकि 9 में आपने उनको भी पढ़ा। कौन कौन है? सुमित्रानंदन पंत को पढ़ा है, दिनकर जी को पढ़ा है 9, 10 में, 11 में, है ना। तो वो कठिन कुछ नहीं है। जो थोड़ा सा वीक बच्चे हैं, सबकी माइंड कैपेसिटी एक समान नहीं होती बेटा, मानसिक योग्यता। तो जो थोड़ा सा पढ़ाई में वीक हैं बच्चे, कमज़ोर हैं, उनके लिए एक ट्रिक है, वो आगे से
4, हाँ 4 या 3 ही ले लो, 3 लेखक का, 3 कवियों का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं बढ़िया से पढ़ लो, उसमें से आपका कोई ना कोई जरूर परीक्षा में फंस जाएगा। तो इसमें से आप किसी एक का कर देंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका कवियों के बारे में है। यह निम्नलिखित में से क्या करना है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय, उनकी महत्वपूर्ण रचना का उल्लेख करना है। मैथिली शरण गुप्त, सच्चिदानंद धीरेन्द्रनाथ सायनज्ञ और सुमित्रानंदन पंत। इसमें से किसी एक का आप जीवन साहित्यिक परिचय और उनकी रचना लिख देंगे, लगभग 100 शब्द 80 शब्द में, यानी 1.5-2 पेज 2.5 पेज तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको जितने अच्छे से लिखाया पढ़ाया जाता है ऑफलाइन में, तो आपका कितना भी आप कम करेंगे तभी 2 पेज से ऊपर ही जाएगा। अगला है कहानी कला के तत्वों के आधार पर बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी की समीक्षा कीजिए। बहादुर अमरकांत जी की कहानी है, जिसमें वो नेपाली बालक रहता है, इसका नाम बहादुर है, जो अपने माँ के अत्याचारों से पीड़ित होकर घर छोड़ के भागता है, निर्मला जी के यहाँ नौकर बनता है और निर्मला के यहाँ भी उसको उत्पीड़ना ही मिलती है बदले में। पंचलाइट फणीश्वरनाथ अय्यर जी की कहानी है, जो बिहार से संबंधित है, गोधन इसका मुख्य पात्र है, इसको आप कर देंगे। खून का रिश्ता भीष्म साहनी की रचना है और लाठी शिवानी जी की कहानी, इसके प्रमुख पात्र, तो लाठी की प्रमुख पात्र बानो है ना, आपको लिखाया गया ऑफलाइन में और आपके 10 ईयर में भी आप पढ़कर कर देंगे इसको। अगला है स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। रश्मिरथी, अब देखिए ये जिला वाइज होता है बेटा, है ना, जिस जिले में जो होगा उसको करेंगे। तो अंबेडकर नगर में कौन सा है, मुक्ति यज्ञ। मैं अंबेडकर नगर से ही पढ़ा रही हूँ बाबू, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अंबेडकर नगर से ही पढ़ा रही हूँ, है ना। तो हमारे अंबेडकर नगर में कौन सा है, मुक्ति यज्ञ है। मुक्ति यज्ञ रचना किसकी है, सुमित्रानंदन पंत जी की है, जो लोकायतन महाकाव्य का एक अंश है ये। तो मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य की प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालिए। इसमें आपको उस कथा वस्तु लिखाई गई है, उसको आप लिख देंगे। और मुक्ति यज्ञ के नायक कौन है, महात्मा गांधी जी हैं, उनका चरित्र चित्रण आपको कराया गया है, लिखाया गया है बहुत अच्छे से, उसको आप कर देंगे, है ना। लोकायतन की पुरस्कृत रचना, जिसपे सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। अच्छा, अगला हम थोड़ा सा इसको और बढ़ाएंगे। हाँ, अब हम पहुंचेंगे 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। थोड़ा सा इसको हम छोटा करें बेटा, दिखिएगा नहीं, हाँ दिख तो रहा है। तो संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि वेदव्यास कविकुल का, ये संस्कृत भाषा या महत्वम से है, मैं थोड़ा सा पढ़ के ही जान गई। तो संस्कृत का साहित्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि वेदव्यास कविकुल गुरु कालिदास, अन्य भास भारव भवभूत इत्यादि महाकवियों ने अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में ये विराजमान है। यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय वंदनीय है, और क्योंकि इसी से ही भारत माता की स्वतंत्रता की, उनके मान सम्मान की, उनकी अखंडता की, उनकी संस्कृति की, यानी कल्चर जिसको कहते हैं, कि रक्षा इस संस्कृत भाषा के द्वारा ही सुरक्षित की जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसका यही अर्थ हो गया। अगला है महापुरुषार्थ लौकिक, ये उससे है, आप में एक लेसन है, वो कौन से हैं, वो महामना मदन मोहन मालवीय से है। तो महापुरुष लौकिक प्रलोभनों में बंध कर अपने निश्चित लक्ष्य से कभी नहीं भटकते हैं। देश सेवा में अनुरक्त युवा उच्च न्यायालय के परिधि में स्थातुम न शक्नोत, मतलब उच्च न्यायालय की परिधि में बंधे नहीं रह सके। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय इत्यादि अन्य राष्ट्र नायकों के साथ यह भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में उतर गए। दिल्ली में त्रयोविंशतितमे, यानी त्रयो माने 3, विंशति माने 20, जो 3 और 20 कितना हो गया, 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में यह अध्यक्ष के पद को अलंकृत किए। कौन, मदन मोहन मालवीय जी, उसी पार्ट से है ये। अगला है निम्नलिखित में से किसी एक, मतलब दोनों में से कोई एक ही करना है आपको, मैं दोनों समझा दे रही, जो आपको समझ में आएगा कर लेना। और मैं अभी आपको तीसरा मॉडल पेपर करवा रही हूँ बेटा, मैं आपको 2-3 मॉडल पेपर और करवाऊंगी, और ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि इन्हीं मॉडल पेपर में से आपका गद्यांश पद्यांश संस्कृत का और हिंदी का फंस जाएगा। और लगभग ये मान के चलिए कि आपका लगभग 50 प्रश्न के लगभग मैं इन 5 मॉडल पेपर से आपका पेपर आउट करा दे रही हूँ, जान लीजिए। आप ये 5 मॉडल पेपर अगर अच्छे से देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपका 50-55 के नंबर से ऊपर ही लगभग आपका सॉल्व हो जाएगा। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परम आपदाम पदम विलुते ही विस्मृतिकारिणा गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। ये आपके सुभाषित रत्नानि से है। ये कहा गया है, अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए,
क्योंकि बिना सोचे समझे किया गया कार्य ही हमारे लिए विपत्तियों का कारण बन जाता है। और गुण लुब्धा स्वमेव संपदा, लक्ष्मी गुणवानों का ही वर्ण करती है, इसलिए सोच समझ कर कार्य करने पर लक्ष्मी हमारे पास स्वयं आ जाती है। प्रजानामेव भूत्यर्थस्य ताभ्यो बलगृहीतं सहस्रगुणं गुणमुत्सृष्टा उत्सृष्टा मादत्ते ही रसम रवि। ये आपका है उससे कौन सा लेसन है आपका, नृपति दिलीप से है। तो क्या है इसमें उन्होंने क्या कहा है, वो प्रजा के जो कर लेते थे उसका कई गुना करके प्रजा को भी देते थे। वो अपने हित के लिए उसको नहीं लेते थे कि अपना बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी बनाएंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करते थे। वो प्रजा से जो कर लेते थे प्रजा के हित में ही लगाते थे। ऐसे जैसे सूर्य पृथ्वी से जल लेकर उसका सहस्त्र गुना जल करके उसको वर्षा के रूप में पुनः दे देता है। तो इसी पर एक हमारे परम पूज्य गोस्वामी जी ने भी लिखा है कि बरसत करसत लोग सब हर्षत लखै न कोय, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानुसम होय। सूर्य जब गर्मी करता है, जब जल आकर्षित करता है, भाप बनकर उठ सूखता है, तो बड़ी गर्मी लगती, तो सूर्य की तरफ कोई नहीं देखता, गुस्सा करता है सूर्य को देख करके, उधर कोई देखता ही नहीं उस तरफ। लेकिन जब वही बरसत हर्षत लोग सब जब बरसते हैं ना, तो बहुत खुश होते हैं लोग। और ऐसे राजा जो प्रजा का लेकर प्रजा को 100 गुना करके दें, ऐसे राजा किसी सौभाग्यशाली प्रजा को ही मिलता है। वही बात इसमें भी कही गई है। हम अगला देख लेते हैं बेटा। अगला हमारा 9वां प्रश्न है। एक मिनट, हाँ 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आप किस में देंगे, संस्कृत में देंगे। ठीक है, कितने प्रश्नों के उत्तर आपको देना है संस्कृत में, 2 प्रश्नों के उत्तर। तो कह सर्वज्ञ भवति, यानी कौन सर्वज्ञ होता है। तो आत्मदर्शनेन नरः सर्वज्ञः भवति, या आत्मज्ञ सर्वज्ञः भवति, यही होगा इसका। कवि कथम रोदित, कवि क्यों रोता है। तो कवि अपनी गरीबी बस रोता है। तो कवि स्वदरिद्रताया कारणात् अरोदित। दयानंद किमर्थ सर्वत्र भ्रमंति, दयानंद किस लिए चारों तरफ भ्रमण किए। तो दयानंद पाखंड उन्मूलनाय वैदिक धर्म संस्थापनाय च सर्वत्र भ्रमंति अस्म, चारों तरफ भ्रमण किए। गौतम बुद्ध कान सिद्धांतान अशिक्षित, गौतम बुद्ध पंचशीलान सिद्धांतान अशिक्षित। करुण अथवा रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। करुण रस जहाँ पर अपने किसी प्रिय के नष्ट हो जाने का वर्णन हो, या विभावन भाव संचारी भाव के संयोग से जहाँ पर शोक रस, शोक नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, वहाँ पर करुण रस होता है। जैसे राम राम कहि राम कहि राम, राम कहि राम, तन पर हरि रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम। या देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी पर रात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल से उपक धोए। रौद्र में जहाँ गुस्से की बात हो, जहाँ अपने राष्ट्र की, प्रेम की, देश की, मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात हो, वहाँ पर व्यक्ति अपने आप क्रोध में आ जाएगा। या विभावन भाव संचारी भाव के संयोग से जहाँ पर क्रोध नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति हमारा रौद्र रस होता है। जैसे बोले लखन कुटिल भई भव में रदपुट फरकत नयन रिसु हैं, या उस काल मारे क्रोध के तन कांपने लगा उसका, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। और रूपक अलंकार, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार, जैसे चरण कमल बंदऊ हरिराई, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, है ना। श्लेष माने चिपका हुआ, जहाँ पर एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार। जैसे सुबरन को खोजत फिरे कब व्यभिचारी चोर, मंगन को देत पट देत बार बार है, कि मांगने वाले को देखकर वो बार बार उसको पट में दरवाजा बंद कर दे रही है, या अगला अर्थ निकलता है कि मांगने वाले को देखकर बार बार उसको पट में वस्त्र दे रही है। अगला है हरगीतिका बरबय अथवा कुंडलिया, इसमें से 2 का करना है, चाहे हरगीतिका बरबय का करो चाहे कुंडलिया का करो। तो हरगीतिका सम्मात्रक छंद, इसमें 28 मात्राएं होती हैं। राम श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भयदारणम, नौकंज लोचन कंज मुक्कर कंज पद पद कंजारुणम, ये आपका हरगीतिका का हो गया। बरबय यह अर्ध सम्मात्रक छंद है, पहले और तीसरे में 12, दूसरे चौथे में 7। अवधशिला अवधशिला के ऊपर था गुरभार, तिल तिल काट रही थी वह जलधार। कुंडलिया यह भी विषमात्रक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। पहला 2 चरण दोहा होता है, नीचे का 4 चरण रोला होता है ना। तो हमने बताया था ना कि दोहा रोला कुंडलित कुंडलिया बन जाए, तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तसाए। कहने का मतलब आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सब पढ़ाया गया है, ऑनलाइन भी मैंने लिखाया हुआ है, आप उसमें से देख लेंगे बेटा। 11वां प्रश्न है, आपको अपने शब्दों में, अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। बेरोजगारी की समस्या और समाधान, जीवन वृक्षों का महत्व,
ये जान लीजिए, जैसे हमारे लिए हमारी सांसें इम्पॉर्टेंट हैं, वैसे ही उन सांसों के लिए वृक्ष इम्पॉर्टेंट है। अभी आपने कोरोना काल में देखा, कोविड में है, लोग सिलेंडर नहीं पहुंच पाया और मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। तो और लेकिन हम क्या कर रहे हैं, प्रकृति हमको सब कुछ फ्री में दे रही है, लेकिन हम फिर भी क्या कर रहे हैं, पेड़ को काट दे रहे हैं। और पेड़ नहीं काट रहे हैं, अपने जीवन को काट रहे हैं, अपने हम जीवन के उम्र को घटा रहे हैं, अपने बच्चों का भविष्य हम खतरे में डाल रहे हैं। आप जो अपने बर्थडे पर, शादी एनिवर्सरी पर, जो भी दुनिया भर जो ताम झाम जो आप करते हैं ना, जो चोचले दिखाते हैं, डीजे बजाएंगे, दुनिया भर के साज सज्जा में उड़ाएंगे, हम ये कहते हैं ठीक है, आपके पास बहुत पैसा है, करिए, कोई बात नहीं, गरीबों में बांटिए, दान करिए, अपनी इच्छा से आप, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। लेकिन आप ये संकल्प करिए, आप किसी भी व्रत में, त्योहार में, अपने बर्थडे पर, अपने एनिवर्सरी पर एक पौधा लगाएंगे और उस पौधे का देखभाल भी करेंगे, नहीं पौधा लगाकर छोड़ दिए, पौधा लगाएंगे, उसको सींचेंगे, उसको बड़ा करेंगे। देखिए, कुछ नहीं तो आम का पौधा लगाइए ना, आपको छाया भी देगा, फल भी देगा। आप संकल्प करिए कि आप अपने जीवन में कम से कम हर साल एक वृक्ष लगाएंगे, एक पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे, उसको बड़ा करेंगे। आम, नीम, बरगद, जो भी आपके हो। हाँ, यूकलिप्टस नहीं लगाना है, जिसको जनभाषा में सफेदा कहते हैं। ये बहुत पानी खींचता है, ये आपकी ज़मीन को बंजर कर देगा। जल बचाइए, मिट्टी बचाइए, पृथ्वी की देख रेख करिए, आपका भविष्य है, ये आपका जीवन है, इन सब का ध्यान दीजिए, इन्वायरमेंट का। अगला है आतंकवाद की समस्या और समाधान, ये भी आपको बताया गया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी परोपकार के बारे में। साहित्य और जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन में साहित्य का क्या महत्व है, क्या हमारे जीवन में उसकी क्या घनिष्ठता है, क्या संबंध है साहित्य का, इस पे आप कर लेंगे बेटा, इसको मैं समझाऊंगी नहीं मैं। अब मैं आगे ग्रामर की तरफ बढ़ूंगी। अब आपका 12वां प्रश्न है, ग्रामेटिकल पार्ट है 12वां। ठीक है, हम देखेंगे क्या है, एक मिनट। 12वां प्रश्न है आपका, कहाँ गया भाई, विश्रोधन औ, यानी विश्रोह में संधि विच्छेद होगा। विश्रोह में कौन सा संधि विच्छेद है, तो इसका सही होगा विश्रोधन औ। यह किसका है, पर रूप संधि का उदाहरण है, जिसका सूत्र होता है एनि पर रूपम, है ना। यानी ए या ओ के बाद अगर आ मिलता है तो उसका आ का पूर्व रूप, यानी उसका अवग्रह चिन्ह हो जाता है। ये विश्रो औ का विश्रोधन औ हो जाएगा। नाविक का संधि विच्छेद होगा नवधन इक, ये अयादि संधि है, जिसका सूत्र होता है एचो एवा याव। ये दोनों ही स्वर संधि का एग्जाम्पल है। हरेव, हरे धन अव, यहाँ पे है, बी वाला सही है इसका। ठीक है, इसका कौन सा सही है, बी वाला सही है। ये भी पर रूप संधि का है, एंग पर रूपम सूत्र है। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है। घन श्याम में कौन सा समास है, कर्मधारय है। घन यु श्याम है, जो घन की तरह से, श्याम माने काला है, विशेषता बताई गई है, तो कर्मधारय है। इसमें बहुव्रीहि भी है, लेकिन अगर इसका आप विग्रह करेंगे, घन यु श्याम यस्य, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, ये भगवान श्री कृष्ण का नाम है ना, तो इसमें बहुब्रीहि भी है, लेकिन आपके कोर्स के अकॉर्डिंग ये कर्मधारय है। अगला हम देखेंगे, नीत्वा शब्द में प्रत्यय है। नीत्वा, नीत्वा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो कत्वा प्रत्यय। नी शब्द है और कत्वा प्रत्यय है। कत्वा प्रत्यय जहाँ होता है वहाँ करके का बोध होता है, नीत्वा मतलब ले जा करके, गत्वा मीन्स जा करके, खादित्वा मीन्स खा करके, हसित्वा मीन्स हंस करके, है ना। प्रभुत्व शब्द में प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय है। प्रभुत्व में प्रभु शब्द है और त्वा प्रत्यय है। निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति एवं उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। भिक्षुकः कर्णेन बधिरः, भिक्षु कान से बहरा है, तो कर्णेन में तृतीया विभक्ति है, और जिस अंग में विकार होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। सूत्र इसमें कौन सा, ये नाम विकारः। सह अद्य सोपानात् अपतत, ये आपके में पंचमी विभक्ति का आप में नहीं है कोर्स में, लेकिन दिया है, तो इसमें जानते लीजिए पंचमी विभक्ति, वह आज सीढ़ी से गिरा, है ना। अलग होने के योग में पंचमी, जैसे गंगा हिमालयात प्रभुवती, है ना। सहकुपात जलम आनयति, अलग होने के योग में पंचमी होती है। गृहम परितः उद्यानम अस्ति, गाँव घर के चारों तरफ बगीचा है, तो उभय परितः समया निक्षाहा प्रतियोगिया पे द्वितीय सूत्र इसमें लगा हुआ है, द्वितीय विभक्ति है। 14वां प्रश्न है, शिक्षा विभाग के निदेशक के नाम लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र लिखिए। यह अपने नगर के प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। दो में से एक कोई करना है आपको, चाहे शिक्षा विभाग के लिए
लिपिक यानी क्लर्क के पद के लिए आवेदन करना है। तो इसमें आपको आपको क्वालिफिकेशन भी लिखना होगा, हाई स्कूल, इंटर, बी ए जो भी आपका हो, BSc जो भी हो, जैसे अभी इंटर में ही हो, लेकिन आपको ये सिखाया जा रहा है कि कैसे कोई पत्र लिखा जाता है। तो उसमें आप अपना सारा क्वालिफिकेशन देंगे, आपका परसेंटेज देंगे, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देंगे, आपके बोर्ड का नाम आप देंगे, है ना। और अपने घर के प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को आपको लिखना है। तो वहाँ आप बताएंगे कि हमारे गांव में कितना प्रदूषण है, या नगर निगम के द्वारा अभी वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही है कि गांव का कूड़ा कचरा साफ करने वाले सफाई कर्मी यहाँ नहीं मौजूद हैं। तो आप उसके बारे में लिखेंगे कि हमारे गांव में गंदगी से अनेक बीमारियां फैल रही, कृपया इस पर ध्यान दिया जाए, इसकी साफ सफाई की उचित देख रेख की जाए, है ना। आपके बुक में सब है, आपको बताया गया, ऑफलाइन आप कर लेंगे बेटा। तो 14 प्रश्न था आपकी परीक्षा में, कहने का मतलब आपके पेपर में 14 हमने हल करवा दिया बेटा। अभी मैं सोच रही हूँ 2-3 मॉडल पेपर और सॉल्व करा दूँ, ठीक है। और फिर से मैं कह रही हूँ कि अगर आप 5-6 मॉडल पेपर सॉल्व कर लेंगे, इसको जो मैं भेज रही इसको ध्यान से पढ़ लेंगे आप, तो आपका लगभग 60, 65, 70 नंबर कहीं नहीं गया है। 20 तो आपका ये सॉल्व हो जा रहा है, ये तीसरा है, तो 20 तिहाई 60 हो गया आपका यही प्रश्न। 10-10 नंबर के हिसाब से 30 प्रश्न ये हो गया। और जो आपका मैं ग्रामेटिकल सॉल्व करा रही हूँ 2-2 नंबर का, आप ध्यान से देख लेंगे, कोर्स बहुत ज़्यादा नहीं है बेटा, बस बुक से बाहर आपको कुछ नहीं आना है, क्योंकि भी आपका एकेडमिक एग्जाम है। तो अब ध्यान से पढ़ोगे बाबू। और हिंदी आपकी मातृभाषा, इसमें आपको 90+ होना ही चाहिए किसी भी हाल में। 95+ आप जाएंगे और अच्छी बात है, 98-99 आप जा सकते हैं अगर आपकी राइटिंग बनी है, आपका ग्रामर सब सही रहा, आपके अपने शब्द रहे, क्योंकि एग्जामिनर भी देखता है, बहुत ना पारखी नज़र होती है, नज़र एक नज़र में देखते ही समझ में आ जाता है कि हाँ बच्चे ने अपने मन से लिखा है कि रट के लिखा है ना। तो उम्मीद करती हूँ बेटा आपके समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़ो, माँ सरस्वती का अनुदान वरदान आप पर सदैव बरसता रहे, मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़ें, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। इस वीडियो को अगर हमसे हमारे अग्रज देख रहे हों तो उनको मैं अपना सादर प्रणाम संप्रेषित करती हूँ, और अपने प्यारे प्यारे बच्चों को अशेष स्नेह संप्रेषित करती हूँ बेटा। अब मैं अपनी बाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।